हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी स्टार वाइफ के बारे में जिसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपने बिल्कुल ही इनके बारे में नहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा होगा। जो इनके हस्बैंड हैं उनके मुंह से भी कभी आपने इनका जिक्र सुना होगा किसी पुराने इंटरव्यू में। मैं बात कर रही हूँ संजय दत्त की पहली वाइफ ऋचा शर्मा के बारे में। ऋचा शर्मा के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट उनकी लाइफ रही। मतलब मैं आपको क्या कहूँ कि उनका करियर, जो फिल्मी करियर था, वो भी बहुत कम समय के लिए रहा। उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत ही कम वक्त के लिए अच्छी रही। और अगर कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में उनके साथ मरते दम तक रही तो वो थी तन्हाई, अकेलापन और बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारा आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन जो उन्होंने झेला अपने अंत के दिनों में। क्योंकि वो अपने अंत के दिनों में जो थी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही थी, वो दूसरे देश में रह रही थी क्योंकि वहाँ उनकी फैमिली रह रही थी और वो अपना इलाज भी करवा रही थी। और इधर जो संजय दत्त थे वो इंडिया में फिल्मों में काम कर रहे थे। और फिर अपने कुछ पछड़ों में वो ऐसे पड़े हुए थे जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ गया। और इसी वजह से जो हैं वो, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका जो एंड टाइम था वो कितना ज़्यादा पेनफुल था। हालांकि इस दौरान वो एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। और कहते हैं ना कि चलो एक औरत हार सकती है लेकिन एक माँ नहीं हार सकती। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एक माँ भी हार जाती है, क्योंकि माँ के हारने की सबसे बड़ी वजह होती है माँ की सेहत। अगर माँ की सेहत ही तंदुरुस्त ना हो तो वो बच्चे को भी कैसे संभाल सकती है। और जो ऋचा शर्मा की जो सेहत थी, जो ख़राब सेहत थी, जो उनकी बीमारी थी, उसने बहुत सारे उनके जो रिश्ते थे, खूबसूरत रिश्ते थे, उनको ख़त्म कर दिया। इस बीमारी ने सिर्फ उनके शरीर को ही नहीं, उनके मन को ही नहीं, बल्कि रिश्तों को भी उनसे इतना दूर कर दिया जिसके दूरी का गम वो सह नहीं पाई। शायद अगर वो रिश्ते उनके पास होते तो हो सकता है कि वो उस बीमारी से निकल सकती थी, क्योंकि वो उस बीमारी का इलाज करवा रही थी। और उनको था ब्रेन ट्यूमर, जो कि बहुत ही जल्दी बच्चे होने के बाद उन्हें डिटेक्ट हुआ, जिसकी वजह से मतलब आप कह सकते हैं कि जब उन्हें ये पता चला तो किसी भी औरत के लिए ये बहुत शॉकिंग होगा, जो नई नई माँ बनी है, जिसकी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, जिसने एक खुशहाल परिवार के लिए ही अपना अच्छा खासा करियर छोड़ दिया, जो उन्होंने शुरू किया था 1985 में देवानंद साहब के साथ। देवानंद साहब उनको बचपन से ही बहुत पसंद करते थे। मतलब वो देवानंद साहब को बहुत पसंद करती थी, बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी, और वो चाहती थी कि वो जब भी फिल्मों में काम करे वो देवानंद साहब के साथ ही काम करे। और जो उन्होंने जैसा सपना बचपन में देखा था, जब वो बड़ी हुई तो वो सपना पूरा भी हुआ। और देवानंद साहब ने ही उन्हें लॉन्च किया फिल्म हम नौजवां से, जो आई थी 1985 में। और इसी फिल्म में जो देवानंद थे उनकी बेटी का रोल किया था तब्बू ने। काफ़ी हार्ड हिटिंग मूवी थी ये उस ज़माने की। और मतलब यंगस्टर के ऊपर थी कि कैसे यंगस्टर जब अपना, मतलब आप कह सकते हैं अपनी जो उनकी एकेडमिक लाइफ होती है उसमें ना इन्वॉल्व होकर जब वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या से क्या कर डालते हैं। अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद करते ही करते हैं, दूसरों की भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो ऐसी ही कहानी पर आधारित ये फिल्म थी। और ऋचा का जो करियर था वो 1985 से शुरू हुआ था और 1987 पे आके ख़त्म हो गया।
क्योंकि उनकी शादी हो गई संजय दत्त के साथ, और ये एक लव मैरिज थी। और संजय दत्त बहुत पसंद करते थे ऋचा को, और उन्होंने ऋचा को और ऋचा की फैमिली को यकीन दिलाया था कि वो एक बहुत ही बेहतर शौहर और बहुत ही अच्छे फादर साबित होंगे, और इस शादी में वो अपना 100% देंगे। और सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। ऋचा और संजय की शादी होती है। शादी के कुछ 1 साल बाद ही उनकी बेटी त्रिशला का जन्म होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जो है ऋचा की तबीयत ख़राब होती है, और फिर जब टेस्ट होते हैं तब डिटेक्ट होता है कि उनको तो ब्रेन ट्यूमर है, जिसका इलाज करवाने के लिए वो फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं इलाज जो है वो अच्छा प्रोग्रेस कर ही रहा होता है। लेकिन तभी संजय दत्त की ज़िंदगी में आती हैं एक ऐसी अभिनेत्री जो उनकी ज़िंदगी में उनकी पत्नी की एक तरीके से जगह ही ले लेती हैं। वो एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित। देखिए, ये मैं कोई बात मन धड़ंग तो कह नहीं रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये बातें बिल्कुल जो हैं वो अवेलेबल हैं कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का बहुत ही गहरा अफेयर था। और कहा तो जाता है कि जब संजय दत्त जेल में थे तब वो किसी को अगर फ़ोन करते थे तो वो करते थे माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने एक वक्त पे काफ़ी फ़िल्में की थी, और उनमें से उनकी एक फ़िल्म थी खलनायक, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। खलनायक के गाने, खलनायक की जो स्टार कास्ट थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और आज भी जब खलनायक के गाने बजते हैं तो मतलब आपका नाचने का तो दिल करता ही होगा। ख़ास तौर पे वो गाना जो था चोली के पीछे क्या है, ये उस वक्त का बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सॉन्ग था और काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और मतलब लेडी संगीत में तो ये गाना बहुत ही बजता था, और मतलब बर्थडे पार्टीज़ में भी इस गाने को बजाया जाता था। मतलब मेरी इस गाने के साथ में बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। तो ये जो फ़िल्म थी ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ही मतलब संजय दत्त के करियर की मतलब कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जो बड़ी ज़बरदस्त रही हैं, और खलनायक उनमें से एक है। और जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1993 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसके बाद जो है संजय दत्त के करियर को, इमेज को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा था। लेकिन फिर भी काफ़ी वक्त लगा उन्हें अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए, और जब इमेज क्लियर हुई तो वापस से संजय दत्त का जो करियर है वो ट्रैक पे आया। लेकिन तब तक उनकी पत्नी ये दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। 1996 में ऋचा शर्मा की डेथ हो गई थी, और उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 32 इयर्स। मतलब आप सोचिए क्या उम्र थी उनकी। इतनी कम उम्र में उन्होंने ये दुनिया छोड़कर उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी उनकी बीमारी, और उससे भी बड़ी वजह थी उनका जो एक निजी स्ट्रगल था कि पति से दूर, और ऊपर से जिस बीमारी से वो जूझ रही थी वो बीमारी भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। उस ज़माने में क्या होता था, इतने इलाज वगैरह नहीं होते थे, और होते थे तो विदेशों में होते थे। इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो ऋचा है उन्हें दूर रहना पड़ता था। और ये जो दूरी है, ये दूरी इनकी शादी में भी दिखने लगी, जिसकी वजह से ऋचा काफ़ी परेशान रहने लगी, और जिसका असर उनके इलाज पर भी पड़ने लगा। और यही वजह है कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। क्योंकि अगर आपका जो कहते हैं ना मेंटल स्ट्रेंथ अगर ज़रा सी भी हिलती है तो फिर काफ़ी परेशानी होती है। क्योंकि जो इस तरह के जो इलाज होते हैं इसमें एक जो बहुत बड़ा रोल है वो आपकी साइकोलॉजी भी करती है। क्योंकि अगर आपका मन मजबूत है ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। देखिए, बचना नहीं बचना वो तो एक बात की बात है, लेकिन इंसान हिम्मत तो करता है। जिस इंसान को तैरना नहीं आता उसको भी आप पानी में फेंकते हो ना तो वो भी हाथ पैर चलाता है। हर इंसान का एफ़र्ट करने का, प्रयास करने का, उसका वो बिल्कुल जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और ये वो हर इंसान को करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऋचा ने शुरुआत में तो काफ़ी पॉजिटिव नोट में अपना इलाज जो है वो शुरू करवाया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन उनकी शादी में आई हुई दूरी ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब किया।
और ऐसे में जब किसी औरत, एक शादीशुदा औरत को जब ये पता चलता है कि उसकी बीमारी की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी सफ़र कर रही है, उसका बच्चा सफ़र कर रहा है, तो वो औरत कितने गिल्ट में जाएगी, कितना उसको सेल्फ नेगेटिविटी का वो शिकार होगी कि मेरी वजह से मैं ना एक अच्छी बीवी बन सकी और ना ही एक अच्छी माँ बन सकी। देखिए, अब सामने जो दिख रहा है मैं उसमें बात कर रही हूँ, लेकिन इनसाइड क्या स्टोरी थी, इनसाइडली क्या मसले थे, ये तो ऋचा ही जानती थी। लेकिन अफसोस उन्हें बताने के लिए वो इस दुनिया में नहीं है। अब उनकी जो बेटी हैं वो अभी भी सिंगल हैं और अभी भी वो विदेश में ही रहती हैं जहाँ उनकी माँ रहा करती थी। यानी कि जो अपनी मदर की साइड की फैमिली है, उन्होंने ही त्रिशला को जो है एक तरीके से लुक आफ्टर किया ऋचा जी के जाने के बाद, और अब तक वो वहीं रह रही हैं। रही बात संजय दत्त की, तो संजय दत्त का तो आपको पता ही है, उन्होंने फिर उसके बाद रिया पिल्लई से शादी कर ली थी। रिया पिल्लई भी मॉडल थी और वो भी डिवोर्सी थी, लेकिन उनकी और संजय की शादी भी ज़्यादा दिन तक चली नहीं। और फिर उसके बाद संजय की ज़िंदगी में आती है मान्यता। मान्यता की भी अगर निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो बहुत ही पेचीदा शेडी पास्ट है मान्यता का। इनफैक्ट शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन मान्यता भी फिल्मों में काम किया करती थी। एक एक बहुत बड़ी फिल्म में उन्होंने आइटम नंबर भी किया था, जो नंबर, अब आइटम नंबर जो है अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि संजय से शादी करने के बाद मान्यता पूरे तरीके से कंप्लीटली मिसेस दत्त बन गई थी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ऋचा ने भी करियर अपना छोड़कर जब संजय के साथ शादी करी, तब उन्होंने उसके बाद फिल्मों में काम नहीं किया, क्योंकि संजय दत्त की ये शर्त थी कि शादी के बाद मेरी पत्नी फिल्मों का मुंह नहीं देखेगी। और वही शर्त को जो है मान्यता ने भी पूरा किया। और अब मान्यता संजय के साथ संजय का बिजनेस, संजय का प्रोडक्शन हाउस ज़रूर संभालती हैं, लेकिन वो फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस काम नहीं करती हैं, जैसे कि एक वक्त पर ऋचा काम किया करती थी। और ऋचा ने तो काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन संजय ने इस चीज़ को जो है सपोर्ट नहीं किया कि आप शादी के बाद भी काम करें। उन्होंने यही कहा कि शादी के बाद जो मेरी पत्नी है वो मेरी बन के रहे, मेरे घर की बन के रहे, मेरे बच्चों की बन के रहे। और क्या होता है ना, कितनी भी एम्बिशियस लड़की क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम बाद एक जो लड़की होती है वो एक फैमिली को ही प्रेफर करती है करियर में से, क्योंकि वो काम करके देख चुकी होती है। उसे लगता है कि नहीं भाई, अब मैं एक अच्छी लाइफ जीऊँगी, एक सिक्योर लाइफ जीऊँगी और अपने बच्चों को संभालूँगी। अब मेरा हस्बैंड है वो काम करे और मैं आराम से जो है अपनी फैमिली लाइफ को देखूंगी। क्योंकि बहुत सारी जो कई ऐसी औरतें होती हैं, जब उनको पता चलता है कि भाई बाहर की दुनिया में जाकर कितने धक्के खाने पड़ते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यार, हम घर पर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हर किसी का अपना एक विज़न होता है, अपना एक सोचने का तरीका होता है, अपनी उसकी खुद की एक ओपिनियन होती है। बहुत सारी औरतें मजबूरी में घर से बाहर निकलती हैं काम करने को कि भाई हमारे हस्बैंड्स कमाते नहीं हैं तो हमें काम करने के लिए जाना पड़ता है, या हस्बैंड बीमार है, या फिर हस्बैंड की कमाई काफ़ी नहीं है घर को चलाने के लिए। तो वो औरतें बड़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखती भी हैं, एक तरफ घर को संभालें, दूसरी तरफ बाहर को संभालें। तो ये हर औरत की अपनी एक प्रेफरेंस होती है। लेकिन अब तो खैर ज़माना बदल गया है। लेकिन उस वक्त ऋचा ने भी जब काम किया होगा, जितना भी फिल्मों में काम किया होगा, तब उसे रियलाइज़ हुआ होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है कैसी, यहाँ पर रहने से, मरने से, और कब तक मेरा करियर चलेगा, जब तक मैं जवान हूँ। जैसे ही मेरी उम्र पार होगी मुझे किनारे पर बिठा दिया जाएगा, मुझे माँ बहन के रोल मिलने लगेंगे। तो बेटर है कि मैं जो है कहते हैं ना, ऋचा शर्मा से मिसेस दत्त बनकर एक अच्छी रिस्पेक्टेड लाइफ जीऊँ। और मुझे एक प्यार करने वाला पति मिल गया है, एक प्यारी सी औलाद मिल गई जाएगी या मिल गई, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। बट वही वाली बात होती है कि
शायद ऋचा को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने डिसीजन पर रिग्रेट होता होगा, या फिर वो ये सोचती होंगी, पता नहीं क्या सोचती होंगी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के टफ टाइम को झेला होगा, कैसे अपने अकेलेपन को उन्होंने संभाला होगा, और ख़ास तौर पे तब जब उन्होंने देखा होगा कि उसका हस्बैंड तो अपनी एक नई दुनिया बना चुका है, और वो दुनिया बड़ी ही खूबसूरत है। और एक वक्त पर ये खूबसूरत दुनिया उसने मेरे साथ भी बनाई थी, लेकिन अब जो है बीमारी के चलते ना मेरी खूबसूरती रही, ना मैं वैसी रही। क्योंकि जब इस तरह की जो मेडिसिन्स होती हैं, इस तरह के इलाज के लिए जो मेडिकेशंस दी जाती हैं और जो इलाज होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, जिससे आपके शरीर पर भी काफ़ी असर पड़ता है, आपके मन पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारे जो मैंने सुना है, जैसे मधुबाला थी, वो भी जब चेहरे में खुद को देखती थी तो पहचान नहीं पाती थी कि ये मेरी शक्ल को क्या हो गया। क्योंकि इस तरह की जो भयानक बीमारियां होती हैं वो सबसे पहले आपके शरीर पर भी उतना ही असर डालती हैं, क्योंकि ये जो इलाज होते हैं ये बहुत ज़्यादा कराने भी इतने आसान नहीं होते हैं। बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे का शक्ल सूरत बदलने लगता है, तो वो चीज़ें लगती हैं कि यार मैं क्या से क्या हो गई। तो बहुत ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी पर असर पड़ता है। और ऐसे में अगर ये किसी शादीशुदा महिला के साथ हो रहा हो तो उसकी साइकोलॉजी और भी बिगड़ती है कि यार वाकई अच्छा हुआ मेरे हस्बैंड ने कोई और नया घर बना लिया, मैं तो उसको मतलब खुश रखने के काबिल ही नहीं रही हूँ। हो सकता है, मतलब देखिए, मैं यहाँ पर किसी को विलन नहीं दिखा रही हूँ, मैं एक रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते इसी वजह से टूटते हैं। अब मर्दों के साथ भी ये होता है। बहुत सारे मर्द जब बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो उनकी पत्नियां उनको छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी भर मतलब एक बोझ को अपने कंधे पर लादना नहीं चाहती हैं। तो ये भी होता है, बहुत सारे केसेस हैं। दुनिया बहुत दुखी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सेलिब्रिटीज़ हैं तो थोड़ा बहुत इनके बारे में हमें पता चल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल लाइफ में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे गम होते हैं। और ये जो सेलिब्रिटी की लाइफ होती है ये तो बहुत ही ख़राब लाइफ होती है। अभी मैंने एक डिटेक्टिव का इन पॉडकास्ट सुना, एंड मुझे सुनकर इतना गंदा फील हुआ कि यार मतलब कोई भी प्रोफेशन आज की तारीख में ऐसा है ही नहीं जहाँ पर चीटिंग, धोखेबाजी, कपल का आपस में एक दूसरे को चीट करना ना हो। मतलब बॉलीवुड हो, क्या टेलीविज़न इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी हो, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन उठा लीजिए, कोई भी, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, मतलब इवन जो ये, मतलब मैं आगे क्या बोलूँ, मतलब कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पर मतलब रिश्तों के साथ बेईमानी ना हो। तो कहाँ है सच्ची मोहब्बतें? लिटरली मुझे देखकर सुनकर इतना ख़राब लगता है कि यार फिर तो हम ही अच्छे हैं। हम लोग शायद इनकी ज़िंदगियों की चमक धमक पर कितने फ़िदा हो जाते हैं, बट असल में इनकी क्या ज़िंदगी होती है। मतलब अभी उसने बताया है, एक घोषणा करी है उसने कि बहुत जल्दी आपको एक न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि एक क्रिकेटर का, फेमस क्रिकेटर का डिवोर्स अभी आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि उसकी वाइफ को पता चल गया है कि भाई मेरे अलावा इसकी ज़िंदगी में एक रिलेशन है जो बहुत टाइम से चल रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं बीवी के हाथ लग चुकी हैं, तो आज नहीं तो कल ये न्यूज़ ब्रेक होगी। तो बताइए कि क्या मतलब रिश्तों की सच्चाई है। यहाँ पर एक ऋचा शर्मा ही नहीं है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी सेम सिचुएशन से या मिलती जुलती सिचुएशन से जूझ रहे हैं। मैं यहाँ पर संजय दत्त के लिए कोई हेट नहीं कर रही हूँ कि संजय दत्त बुरा इंसान है, ये इंसान है, ठीक है, उसे जो उस वक्त सही लगा, जो भी किया, आई डोंट नो। लेकिन मैं ये देख सकती हूँ, ये समझ सकती हूँ कि ऋचा के दिल पर क्या बीती होगी। बहुत सारे रिश्ते, हम कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत, एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं होता है।
जब तक रिलेशन की सच्चाई तभी पता चलती है जब एक टफ सिचुएशन सामने आती है, और जब टफ सिचुएशन सामने आए और रिश्तों की सच्चाई जब पता चलती है ना, कि वो गाना है ना, हम ना समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के, दुनिया पत्थर की, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये प्यार मोहब्बत चांद तारे, कस्में वादे प्यार वफा, ये सब बातें हैं, डायलॉग्स हैं। जब असल में जब प्यार की परीक्षा होती है ना, तब अपने आप ही पता चल जाता है कि आपने जिससे मोहब्बत करी है वो आपको क्या समझता है। शुरुआत में संजय ने ऋचा का साथ ज़रूर दिया होगा, लेकिन धीरे धीरे अपने करियर के लिए जब वो काम पर गए होंगे, निकले होंगे, दूरियां आई होंगी, ऋचा भी इलाज के लिए दूसरे देश गई होंगी, तो ये दूरियां जो थी, ये मतलब कहते हैं ना कि दूरियां कभी कभी रिश्तों को और मजबूत करती हैं, लेकिन हर रिश्ते में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हर रिश्ता अलग होता है, इंडिविजुअल होता है, उसके लिए एक जैसा पैटर्न नहीं होता। कुछ ऐसे कपल होते हैं जो दूर रहकर उनका रिलेशन ज़्यादा अच्छा चलता है, कुछ का पास आके चलता है, कुछ का ना दूर में ना पास में, कहीं भी नहीं चलता है। मतलब हर रिश्ते की एक अलग रेमेडी है, जैसे हर किसी के लिए अलग अलग मेडिसिन्स होती हैं ना, हर किसी के पैर का जूते का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, हर किसी सर की पगड़ी का नाप अलग होता है, तो वैसे ही हर कपल के मतलब सल्यूशन एक नहीं हो सकता, मुझे अब ऐसा लगता है। तो शायद वो जो दूरी आई, तो उस दूरी में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई। अब ये जो थर्ड पार्टियां होती हैं, मुझे इनका समझ नहीं आता। कहने को ये भी औरत होती हैं, इनको क्या ये नहीं पता लगता कि आज ये बंदी इस सिचुएशन में है और हम इसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, कल को हम भी इस सिचुएशन में आ सकते हैं, ऐसी नहीं तो मिलती जुलती सिचुएशन में आ सकते हैं। ये जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, मुझे समझ में नहीं आता। फिल्मों में तो ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बेवफाओं पतियों को लात मार के ज़िंदगी से बाहर निकलने की बातें करती हैं, मैसेजेस देती हैं, और ख़ुद क्या करती हैं, खुद बसे बसाए लोगों के घर उजाड़ने का कारण बनती हैं। देखिए, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इनकी गलती होती है, उस सामने वाली पार्टी की भी होती है। भाई, अगर दो लोग चाहते हैं तभी तो एक रिश्ता बनता है, लेकिन ये भी तो एक स्टैंड ले सकती हैं। लेकिन करियर के लिए, अपनी हवस के लिए, पता नहीं क्या इनका माइंड सेट होता है, ये मतलब क्या समझने लगती है मुझे नहीं पता। फेम नेम क्या इतना भी इंसान की सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है? मुझे तो बिल्कुल ये बात समझ नहीं आती। कभी कभी लगता है कि ठीक है भाई, हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो फिर अच्छा ही है, वरना शायद हम भी इनके जैसे होते। तो खैर, ये तो एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसको आप जितना खींचो वो चलता ही चला जाएगा। खैर, जिनके साथ इनका नाम जुड़ा वो फिर इनसे इनका रिश्ता टूट गया, और फिर उन्होंने भी किसी और का हाथ थाम लिया। और फिर माधुरी दीक्षित और संजय दत्त काफ़ी सालों के बाद कलंक मूवी में नज़र आए। एक्चुअली उस मूवी में भी एक तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट माधुरी दीक्षित की एंट्री इसीलिए हुई क्योंकि श्रीदेवी की अनसर्टन डेथ के बाद जो है फिल्म शुरू करनी थी, तो अब श्रीदेवी का रोल अब कौन कर सकता है, तो फिर यही वजह है कि फिर माधुरी दीक्षित को लाया गया। और उसमें भी जो था, संजय दत्त और माधुरी के जो सीन्स थे वो भी ऐसे रखे हुए थे जिसमें ना वो ज़्यादा क्लोज़ हैं ना ज़्यादा वो दूर हैं, तो काफ़ी अच्छे से उनको शूट किया गया। और बॉलीवुड में ऐसे कई कपल्स होते हैं जिनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं और ब्रेकअप के बाद वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन उन्हें इस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है कि जिससे उनका आमना सामना बहुत कम हो। बहुत से कपल्स होते हैं, और कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो ब्रेकअप के बाद, डिवोर्स के बाद भी इतना आपस में हिन हिन करते हैं कि भाई उनको किसिंग सीन भी करवा लो तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो खैर, सबकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन ये जो ऋचा थी, इनकी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग लाइफ थी। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भाई कभी कभी ज़िंदगी में जब एक इंसान को
जल्दी जल्दी चीज़ें मिलने लगती हैं ना उसके मनपसंद की, तब भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कहीं इसके पीछे कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं छुपी हुई है जो हमें नहीं दिख रही हो। क्योंकि ऋचा की लाइफ भी एक फ़ेयरी टेल की तरह थी, मनचाहा करियर चल रहा था, फिर उसे एक अच्छे घर का लड़का जो उस वक्त अपने करियर में नया नया था और काफ़ी अच्छा कर रहा था, संजय दत्त भी अपने करियर में उस टाइम पर ठीक ठाक ही कर रहे थे। और लेकिन वही वाली बात है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, रोज़ी रोज़ी चल रहा था, और ऐसे में एक फ़ेयरी टेल लव स्टोरी होती है, शादी होती है, बच्चा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर ये एक घटना ऐसी हो जाती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऋचा के साथ सिर्फ पति ने नहीं बल्कि ज़िंदगी ने भी बेवफाई करी। और कितना ज़्यादा ऋचा को तकलीफ़ होती होगी कि कहने को वो एक बच्ची की माँ थी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची ने कितना सफ़र किया होगा, और बच्ची को सफ़र करते देखकर एक माँ के दिल पर क्या बीतती है वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मदर्स गिल्ट में चली जाती हैं कि ये हमने क्या किया, हम तो चलो सफ़र कर ही रहे हैं लेकिन हमारा बच्चा भी सफ़र कर रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि जो त्रिशला है वो अपना सिंगल हैंडेडली रहती हैं, मतलब अपने आप को वो काम कर रही हैं, सिंगल है और अपनी लाइफ को मैनेज कर रही हैं। एक वक्त पे वो भी फिल्मों में आना चाहती थी, क्योंकि हो सकता है उन्होंने भी ये फील किया हो कि भाई मेरी माँ एक्ट्रेस थी, मेरे फादर एक्टर हैं, तो मैं क्यों नहीं फिल्मों में आऊँ। लेकिन संजय दत्त इस मामले में काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। वो अपनी बेटियों को बॉलीवुड से कोसों दूर रखते हैं। अपनी जब वाइफ्स को उन्होंने दूर रखा तो फिर बेटियों को कैसे आने देंगे। और वो जानते हैं कि ये इंडस्ट्री जितना फेमिनिज़्म, विमेन एम्पावरमेंट की बातें करती है, एक्चुअल में औरतों को लेकर इनकी क्या सोच है वो तो इनकी फ़िल्मों के ज़रिए हमें पता लगती ही रहती है कि जिस तरीके से ये किस तरीके से एक्ट्रेसेस को यूज़ करते हैं, उन्हें किस तरीके से पर्दे पर दिखाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो इस वजह से जो संजय हैं उन्होंने फिर अपनी बेटी को आने नहीं दिया। और अब तो खैर उनकी बेटी का वो एज भी निकल चुका है, क्योंकि अब तो उनकी बेटी लेट 30s में है और अभी भी सिंगल हैं। तो ऑब्वियसली उनकी भी मेंटल स्टेट पर ये असर तो पड़ा ही होगा कि मदर थी वो चली गई, फिर उसके बाद फादर ने अपनी नई ज़िंदगी बना ली, और फादर की जो नई फैमिली है उसके साथ भी त्रिशला का एक अच्छा बॉन्ड तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो दिखता है कि ठीक ठाक है भाई, साथ में फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हैं, तो हमको ये दिखाया जाता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है, बट रियलिटी क्या है वो हमें नहीं पता। अच्छा, मैंने सुना था, मैंने फ़िल्म तो नहीं देखी संजू, उसमें मैंने सुना था कि संजू फ़िल्म में संजय की पहली पत्नी ऋचा और बेटी के बारे में कोई ज़िक्र नहीं है। इनफैक्ट रिया पिल्लई के बारे में भी कुछ नहीं है सिवाय मान्यता के। तो ये भी एक बड़ी सोचने की बात है कि रिया का ज़िक्र संजय की बायोपिक में क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। शादी हुई थी रिया के साथ में, बेटी है और उस बेटी का अच्छा खासा वजूद है, और संजय अपनी बेटी को काफ़ी प्यार भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई ज़िक्र नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। मतलब मुझे तभी ये बायोपिक्स भी बड़ी मतलब एक तरीके से जेन्युइन नहीं लगती हैं, ये भी काफ़ी मैनिपुलेटिंग लगती हैं मुझे। मुझे लगता है कि उस लड़की का तो, बच्ची का तो हक था, वो भी चाहती थी कि भाई मेरी माँ मेरे फादर के ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रही हैं, और वो हिस्सा बनी तभी तो मैं इस दुनिया में आई। तो फिर कहाँ है मेरी माँ, मेरे बारे में बात क्यों नहीं है। सोशल मीडिया पे मेरा ज़िक्र है, हर चीज़ में मेरा ज़िक्र है, लेकिन फ़िल्म में मेरा ज़िक्र नहीं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। मैंने ऐसा सुना है, मुझे बताइएगा अगर मैं कुछ गलत मैंने सुना हो। मैंने संजू फ़िल्म देखी नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कि उसमें मान्यता और दो बच्चे जो हैं मान्यता से, उनका तो ज़िक्र है, उनके बारे में तो बातें हैं, उनका तो रोल भी प्ले किया था दिया मिर्ज़ा ने मान्यता का, लेकिन रिया के बारे में कोई बात नहीं है। तो ये काफ़ी मुझे थोड़ा अजीब लगा। आई डोंट नो
क्यों संजय ने इस बारे में बात नहीं करी, क्योंकि शायद हो सकता है कि अगर रिया का जिक्र आता तो पता नहीं और कौन से गड़े मुर्दे उखड़ते, और शायद हो सकता है वो गड़े मुर्दे उखाड़ना ना चाहते हो, किसी और का नाम वो सामने नहीं आने देना चाहते हो। बहुत कुछ होता है। रिया की भी जो ज़िंदगी थी, रिचा शर्मा की जो ज़िंदगी थी, उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ था, काफ़ी कुछ राज थे जो रिचा की ज़िंदगी में थे। तो इस वजह से काफ़ी कुछ उनको सहना पड़ा, देखना पड़ा, जानना पड़ा, महसूस करना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी बात ज़्यादा किसी से कह नहीं पाई। मतलब कहते हैं ना, आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारी स्टार वाइफ्स बहुत कुछ बोलती हैं, करती हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोल कर बैठी हैं, बड़बड़ 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 करती रहती हैं, अपनी पर्सनालिटी को दिखाती हैं पब्लिक के सामने। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टार वाइफ्स हैं जो कभी भी सामने नहीं आती हैं और कभी अपने दिल का हाल पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने नहीं रखती हैं। और उनमें से एक थी रिचा शर्मा, जो कि बिना कुछ कहे ज़्यादा इस दुनिया से बहुत जल्दी चली गई, और छोड़ गई तो बहुत सारे अधूरे सपने, अधूरी ख्वाहिशें। पता नहीं क्या क्या उसने सोचा होगा, लाइफ से क्या एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन ज़िंदगी ने क्या दिया वो तो अब रिचा ही जानती थी। सॉरी, मैं बार बार पता नहीं रिचा को रिया बोल रही हूँ। पता नहीं मैंने वीडियो में कितनी बार रिया बोला होगा, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा वो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ी। एक्चुअली मैं ये वीडियो मतलब बहुत बार मैंने इसको बनाने की कोशिश करी, लेकिन अब जाकर मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा था जो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये बोलना नहीं चाहिए, ये बोलना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी साल हो चुके हैं रिचा को इस दुनिया से गए हुए, और संजय भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ गए। संजय भी एक नेपो प्रोडक्ट थे, लेकिन उनका अच्छा था, उनका एक्टिंग, पर्सनालिटी, और उनको सपोर्ट भी मिला बॉलीवुड से, जिनसे उनका करियर भी चमका। पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे जो लोगों का जो एक नाता है, आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें संजू बाबा कहते हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ मानते हैं। तो अच्छी बात है। आई विश संजय ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं त्रिशला को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आई नो कि वो अपनी मदर को बहुत मिस करती होंगी, और उनका मिस करना बनता भी है, और वो अकेली भी हैं। कहने को उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन कभी कभी इंसान इतने लोगों के भीड़ में रहकर भी जो वो अकेलापन महसूस करता है, वो खुद ही समझ सकता है। तो बस, और ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि और ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि रिचा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मतलब तन्हाइयों से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं समझ सकती हूँ क्या उनकी अंदर बीतता होगा, कि वो क्या महसूस करती होंगी। बट ठीक है, जो भी था, जहाँ भी हैं वो खुश रहें। और बहुत तकलीफ़, यातनाएं उन्होंने फिज़िकली, इमोशनली सही हैं। और बस, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शायद इस दुनिया से जल्दी जाने के लिए इस दुनिया में आते हैं, मैं तो ये समझती हूँ। और कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं जो टूटने के लिए ही बनते हैं। तो लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है, और आपकी जो डेस्टिनी वो उससे भी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। कब इंसान क्या से क्या हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। खुद रिचा ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरी ज़िंदगी किस मोड़ करवट ले लेगी, किस मोड़ से निकल कर कहाँ चली जाएगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा। जहाँ पर 7 जन्मों के वादे निभाए थे, 7 जन्मों की कस्में खाई थी, वहाँ पर एक जन्म भी बिताना इतना मुश्किल हो जाएगा। तो बस ये थी कहानी रिचा शर्मा की। आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कोई शब्द ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं हो गए हों तो क्षमा कर दीजिएगा।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अपना कोई सजेशन या कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी हो या अच्छी ना लगी हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो किसी के साथ आपको शेयर करने का मन कर रहा है तो प्लीज़ कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर किसी शब्दों को मैंने बार बार रिपीट कर दिया हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं कोई पढ़ कर कोई ऐसी बात नहीं कर रही होती, मैं कोई लिख कर पढ़ कर ऐसे बोल नहीं रही होती हूँ। मैं बस अपना रिकॉर्डर ऑन करती हूँ और फिर शुरू हो जाती हूँ। तो हो सकता है कुछ बातें मेरी रिपीट हो जाती होंगी जो मुझे नहीं पता चलती होंगी, और आप लोग सुनते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि अरे ये स्टेटमेंट बार बार ये बोल रही है। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ मेरा एक विज़न है, मेरी एक दिल की बात है जो मैं आप लोगों से करती हूँ। तो फिर मैं ऐसे कैलकुलेटिव नहीं रहती कि अरे ये मैंने बोला है नहीं बोला है। कभी कभी तो मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने ये पॉइंट बोल दिया है क्या, मैं कहीं रिपीट तो नहीं कर रही। तो ये मेरे साथ बहुत होता है, बट ठीक है, सीख रही हूँ। और आप लोगों ने काफ़ी हेल्प करी है मेरी, और जिन जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से मैं थैंक यू करती हूँ। जो भी मेरे वीडियो को सुनते हैं उन्हें मैं दिल से थैंक यू करती हूँ। जो जो मुझे कमेंट्स करते हैं मैं उन्हें दिल से थैंक यू करती हूँ, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो सुनते हैं, उसमें कमेंट करते हैं, आप लोग मुझे इतना वक्त देते हैं। उस वक्त को आप लोग, जो आपका कीमती वक्त है वो आप मेरे ऊपर आप खर्चते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कुछ अलग कंटेंट लेकर आऊँ, और मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना गलत दिखाना नहीं होता। मैं अगेन ये कहूँगी कि संजय दत्त को मैं कोई बैड लाइट में नहीं दिखा रही हूँ। ये पास्ट है, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, यकीनन उन्हें भी अपनी गलती का रियलाइजेशन तो होता ही होगा। बहुत कुछ इंसान गलती कर जाता है क्योंकि उस टाइम पर वो भी यंग थे, और कई बार हमें सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता क्योंकि हम इतने मैच्योर नहीं होते हैं। तो ठीक है, अब उनकी बेटी उनसे टच में है तो ठीक है, बेटी भी सब समझती होगी। फादर डॉटर के बीच में भी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बनाई होगी, दोनों ने मिलकर, त्रिशला ने और संजय ने। तो आई रियली विश जो है सब कुछ अच्छा रहे, और त्रिशला भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, आबाद रहे। और बस अब मैं इस वीडियो को पक्का बंद करने वाली हूँ, क्योंकि बंद करने के चक्कर में मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती चली जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।